हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। ये है गुप्ता जी और ये है खन्ना जी। गाइस, आज हम बात करेंगे इन्फ्लेशन की कि इन्फ्लेशन क्या होता है, कैसे होता है, प्लस कैसे आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। तो गुप्ता जी ये बताइए इन्फ्लेशन होती क्या है? खन्ना जी, इन्फ्लेशन लेमन लैंग्वेज में क्या होता है कि जो जनरल प्राइस होते हैं गुड और सर्विसेज के, जो हम डेली यूज कर रहे हैं, कॉमन यूज होते हैं, जब वो लगातार बढ़ते हैं तो वो इन्फ्लेशन होता है। आप इसे दूसरी टर्म में भी कह सकते हैं कि जैसे आपका जिस करेंसी से आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं उस करेंसी की पावर ही कम हो जाए तो उसे भी आप इन्फ्लेशन कह सकते हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपको याद होगा बचपन में एक ऐड आती थी आमिर खान की, छोटा कोक 5 रुपए में। ठीक है, वो उस टाइम तो 5 रुपए में आती थी। अब आप 5 रुपए लेके जाओ, वो छोटा कोक आएगी 5 रुपए में, अब वो शायद 20 रुपए में आएगी। तो ये करेंसी की हमारी पावर कम हो गई है। दूसरा आप एग्जांपल ले सकते हो कि हमें बचपन में जो पॉकेट मनी मिलती थी वो 1 रुपए मिलती थी स्कूल में हम जाके। उस 1 रुपए से हम छोले कुलचे भी ले लेते थे, बर्फ का गोला भी ले लेते थे। अब आप लेके जाओ स्कूल में वो 1 रुपए, उससे कुछ आएगा ही नहीं। कम से कम 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए वो करना ही पड़ता है। तो करेंसी की पावर कम हो जाएगी तो वो भी एक इन्फ्लेशन का वो होता है। तो ये इन्फ्लेशन का कारण क्या होता है? खन्ना जी, इन्फ्लेशन का सबसे पहला कारण तो हो गया डिमांड। अगर डिमांड चीज़ों की बढ़ेगी, सप्लाई उतनी रहेगी तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा। और डिमांड किन वजह से बढ़ सकती है? कुछ जैसे सरकार ने टैक्स कम कर दिया तो लोगों की पावर बढ़ जाती है खरीदने की, उससे हो जाता है। इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, उससे हो जाता है। दूसरा कारण आप कह सकते हो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है कि जो चीज़ बन रही है ना उसी की कीमत बढ़ जाए। अब वो कैसे बढ़ सकती है? आपका रॉ मटेरियल महंगा हो जाए, आपकी लेबर महंगी हो जाए, या रियल एस्टेट है जहाँ पर आपकी फैक्ट्री है, कुछ है, वही चीज़ें महंगी हो जाए तो उससे आपकी इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि प्राइस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तीसरा कारण होता है खन्ना जी गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसी अब कुछ भी हो सकती है। गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट कम कर दिया, उससे आपका इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा क्योंकि लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ जाएगा। टैक्स कम कर दिया, उससे हो जाएगा। आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, करेंसी में कोई फ्लक्चुएशन हो गई, उससे हो जाएगा। गवर्नमेंट ने नोट ज़्यादा प्रिंट कर दिया, उससे आपका इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा क्योंकि लोगों के पास नकदी आ जाएगी, कैश ज़्यादा आ जाएगा तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ेगी और वो इन्फ्लेशन का रूप ले लेगा। तो गुप्ता जी टाइम के साथ हमारी इनकम भी बढ़ती है। बिल्कुल। तो फिर ये इन्फ्लेशन बनना सही है कि गलत है? खन्ना जी देखो, डिपेंड करता है। अब जैसे डेवलप कंट्री है, वहां पर अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा 2 से 3% तो वो सही है, क्योंकि ये नहीं है ना कि हर चीज रुक जाए, रुकने भी नहीं चाहिए। तो इन्फ्लेशन होना अच्छा है, लेकिन एक लिमिट में। डेवलप कंट्री है वहाँ 2 से 3 सही रहता है। हमारी जैसे इंडिया हो गई, डेवलपिंग कंट्री हो गई, तो 3 से 4% अगर इन्फ्लेशन रहेगा तो वो ठीक है। लेकिन इससे ऊपर जाने लगता है ना तो वो दिक्कत आ जाती है। अब 8, 10, 12 हो जाता है तो वो दिक्कत वाली बात हो जाती है। गुप्ता जी देखो, इन्फ्लेशन तो बढ़नी है, तो फिर इसको मैच करने के लिए हमें करना क्या चाहिए? खन्ना जी देखो, इसके ना 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो, सपोज आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में अपने प्रोडक्ट बढ़ा दो, अपना एक्सपेंस कम कर दो, इनकम बढ़ा लो, पहला तरीका। आप जॉब कर रहे हो, आप पार्ट टाइम करो, आप कोई फ्रीलांसिंग करो, ये चीज आप कर सकते हो। वो आपके ऊपर है, आप क्या कर सकते हो, आपको ज्यादा पता होगा। ठीक है। दूसरा तरीका है इन्वेस्टमेंट। किसी ने ये कहा है कि आप ऐसे इन्वेस्टमेंट करो जब आप सो रहे हो ना, तब भी आपका पैसा आपको कमा के दे रहा हो, और वो सबसे बढ़िया तरीका है। तो आप इन्वेस्टमेंट ऐसी करो कि जो इन्फ्लेशन से, जो भी इन्फ्लेशन का रेट है उससे ज्यादा रिटर्न आपको दे रहा हो। अब आप ये चार्ट देखो खन्ना जी, ये 20 साल का चार्ट है इन्फ्लेशन का इंडिया का। इसमें देखो इन्फ्लेशन जो है, इसमें मैक्सिमम जो दिए 12% का इन्फ्लेशन रेट भी है। नीचे में अगर आप जाओ तो 3.5% के आसपास भी है। और अगर आप ओवरऑल देखो तो 5 से 8% के बीच में ये रहता है। ठीक है। तो आप इन्वेस्टमेंट कोई ऐसी करो जो आपको रिटर्न ना 8, 9 या 10% से ज्यादा रिटर्न दे। आप वो रियल एस्टेट में लगा सकते हो, गोल्ड में लगा सकते हो, शेयर्स में लगा सकते हो, जिसमें आपको लग रहा हो मुझे इससे ज्यादा रिटर्न मिलेगा, उसमें आप लगा सकते हो। तो गुप्ता जी फिर इसमें बेस्ट ऑप्शन बताओ कि हमें किस में लगाना चाहिए? खन्ना जी देखो, जो रिस्क कम है, देखो रियल एस्टेट में क्या है कि लिक्विडिटी कम होती है। ठीक है। गोल्ड हो गया, गोल्ड में फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है। ठीक है, रिटर्न दे रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो मैं सजेस्ट करूंगा ना, अगर आपको इन्फ्लेशन से लॉन्ग टर्म में अगर वो करना है तो आप म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू पैसा लगाओ। ठीक है। ऐसा देखो 8% दे रहा है, ये इन्फ्लेशन रेट है जो नॉर्मली 8% रहता है, 5 से 8 या 9%। आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ SIP के थ्रू, और ऐसे फंड्स में लगाओ जो आपको रिटर्न ज़्यादा दे। 10 मिनिमम 12% जो रिटर्न दे रहे हो ना, उसमें आप पैसा लगाओ। उससे क्या होगा, आप इन्फ्लेशन को बीट कर दोगे। सबसे बढ़िया तरीका ये है, आप इन्फ्लेशन को जो बीट कर सकते हो। तो फिर कुछ ऐसे फंड भी बता दो हमें जिसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। खन्ना जी देखो गाइस, मैं आपको 3 फंड बताऊंगा। एक मैं आपको बताऊंगा लार्ज कैप का, एक मिड कैप का और एक स्मॉल कैप का। आप ये फंड देखिए। इसमें सबसे पहला फंड हो गया लार्ज कैप का निप्पॉन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड। इसने लास्ट 15 ईयर्स में जो रिटर्न दिया 16.04।
दूसरा हो गया मिड कैप का फंड, एडलवाइज मिड कैप फंड। इसने लास्ट 15 ईयर्स में जो रिटर्न दिया 18.29% दिया। तीसरा हो गया कोटक स्मॉल कैप फंड, इसने जो लास्ट 15 ईयर्स में रिटर्न दिया 18.37। तो ये थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे हो भी जाएंगे तो आपको 10-12% तो मिनिमम देंगे। इन्फ्लेशन रेट से ये हमेशा ज़्यादा रहेंगे। तो आप इनमें SIP के थ्रू पैसा लगा सकते हो। अब वो आपके ऊपर, आप 500 रुपये लगाओ या 5,000 लगाओ या 50,000 लगाओ, लेकिन आप इससे इन्फ्लेशन को आराम से बीट कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बाय।